कि लड़के आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं, सीटियां मारते हैं, लड़कियों के नंबर मांगते हैं, लड़कियों को उल्टा सीधा बोलते भी हैं। अगर रोज़गार जनरेट नहीं कर सकते तो कम से कम इतना हमारे लिए कर दिया जाए कि हम अपना रोज़गार खुद कमा पाएँ। जाति पे गौरव करना एक अलग चीज़ है, अपनी जाति को बड़ा मानना एक अलग चीज़ है। आप किसी पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करते हो, आपकी एक हिस्ट्री है, एक रिच हिस्ट्री है। तो जब ये समझने लगते हो कि आप किसी भी लेवल में किसी से ऊपर हो और दूसरा आपसे नीचे है, तो वहाँ जाति का खेल आ जाता है। वो जो हरिशंकर प्रसाई जो बात कर रहे हैं वो वही वाली बात है। चीज़ें आप देख लीजिए, जो जाति हरियाणा में जनरल में आ रही है, हो सकता है वो छत्तीसगढ़ में जाके बीसी में आ रही है। जो जाति हमारे हरियाणा में एससी में है, हो सकता है वो किसी और स्टेट में जाके बीसी में आ जाए। तो आप जाति को ऊपर नीचे कैसे करोगे? वो यहाँ जो बातचीत है दोस्तों, वो आपको मैं कराने वाली हूँ यहाँ के नौजवानों से। हरियाणा की जो नई खेप है वो क्या सोच रही है, क्या उनके मुद्दे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयों में भी हम फिलहाल देख रहे हैं कि बहुत सारे मामलात इस दौरान सामने आए हैं। कहाँ क्या कमी पेशी है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई ज़रा बता दें, यहाँ आप अब कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? मैं मैम पीएचडी स्कॉलर हूँ यहाँ, दीपक नाम, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से। हाँ जी। तो यहाँ के विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो जैसे पीएचडी के बहुत सारे मामले हमने सुने हैं कि मानसिक तौर पे भी तंग किया जाता है छात्रों को। तो क्या इस तरीके की परिस्थिति कभी आपने देखी? नहीं, अभी तक तो मैम ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है अभी तक। हमारे गाइड जो भी है वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और मोस्टली यूनिवर्सिटी में तकरीबन सब अभी तक तो कोऑपरेटिव है, पीएचडी में तो। तो कोई मामला आ जाता है इस तरह का? नहीं, मेरे जब से मैं यहाँ एडमिशन है मेरा तब तक तो कोई आया नहीं अभी तक। तो क्या यहाँ की आप कमियां बताना चाहेंगे? मैम जैसे कमी तो बहुत सारी हैं, आप देखोगे तो छोटी मोटी बहुत कमियाँ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है यहाँ का वो सिक्योरिटी का इशू है। जैसे कि यहाँ पे आउटसाइडर बच्चे आते ही हैं, चलो आउटसाइडर आगे कोई बात नहीं, लेकिन कैसे कई हुड़दंग भी आ जाते हैं। जैसे आए यहाँ शाम की शाम डेली आएंगे, मार्केट में पूरी भीड़। अभी तो जैसे आपको माहौल खाली दिख रहा है, शांत दिख रहा है, लेकिन आप जैसे 5 से 7 के बीच में आओगे तो बाहर के आउटसाइडर गाड़ियों में, बाइकों पे इतने ज़्यादा आते हैं और हुड़दंगी करना। फिर कई शराब पी के भी आ जाते हैं। अभी पिछले 2-3 दिन पहले की बात है, शराब पी के आए बच्चे, यहाँ बैठे थे यहीं इसी जगह पे, बच्चे आए, बच्चों को गालियाँ दी और चले गए। सिक्योरिटी टाइम पे तो कभी आई नहीं। टाइम पे अगर पहुँच भी गई तो पहले खड़े होकर देखेंगे आराम से और फिर उसके बाद जाएंगे। बाहर के बच्चे आएंगे, शराब पी के आए यहाँ बैठ के सिगरेट भी पीने लग जाते हैं कई और उनको टोको तो कहते हैं जो करना वो कर ले। ये वाकया मेरे साथ हुआ था, बहुत पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की। सिगरेट पी रहे थे, टोकने पे उन्होंने कहा कि तेरे से जो होता वो कर ले। सिक्योरिटी को मैंने फ़ोन किया, 15 मिनट बाद आए, तब तक वो अपना काम करके जा चुके थे। तो सिक्योरिटी का मैं मुझे लगता है सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। और वैसे छोटी मोटी कमियाँ तो हर यूनिवर्सिटी में रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है वो सिक्योरिटी का। आप कहाँ से हैं? वह मैं महेंद्रगढ़ से हूँ। महेंद्रगढ़ से है। अच्छा, वहाँ तो मैं कहूँ कि ज़्यादा जो है सेना में जाते हैं। हाँ जी, ज़्यादा सेना में जाते हैं। अग्निवीर योजना के बाद आपके जो किसी भाई बंधु से बात होती हो, क्या बताते हैं वो? नहीं, अभी तो मैम क्या है, जब से अग्निवीर स्कीम आई है उसके बाद से तो बस ये जो युवा हैं उनका मतलब पूरा हौसला ऐसे टूट ही सा गया कि हाँ 4 साल बाद फिर क्या करें। मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्कीम को पॉजिटिव वे में लिया नहीं जो भी उस वर्ग के जो युवा है उसने। तो इस दौरान तो मेरे ख्याल से आर्मी में बहुत कम बच्चे गए हमारी साइड से। जैसे पहले तो क्या होता था कि 10वीं 12वीं की और सीधे आर्मी की तैयारी में जुट गए, लेकिन अभी क्या होता है वो दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया या और तैयारी होगी उसमें जुट जाते हैं। तो अभी आर्मी में तो इतने बच्चे जाने की मतलब सोच भी नहीं रहे इस टाइम जी। जैसे पीएचडी में मानूं कि हम उम्र हो जाती है हमारी पीएचडी करते करते 25 या 26 साल, पीएचडी कर भी ली तो फिर हमारे पास क्या होता है रोजगार के लिए? मैम जैसे कि हमने पीएचडी अभी शुरू की एमटेक के बाद से, तो एमटेक के बाद भी वही ऑप्शन रहते हैं और पीएचडी के बाद क्या होता है कि आपके पास कुछ प्रोफेसर लाइन में कुछ और ऑप्शन खुल जाते हैं। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि पीएचडी के बाद कुछ ज़्यादा ही मतलब ऑप्शन खुल जाए आपके पास, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन पीएचडी बस ये होता है कि हाँ चलो कर रहा है आदमी एमटेक के बाद। वो भी एक वही होता है कि अगर आप देखा जाए तो अपनी बेरोजगारी को छुपाने के लिए आदमी पीएचडी लाइन में घुस जाता है कई बार, और ऐसा कुछ खास रास्ते खुलते नहीं है पीएचडी में। हमारी यूनिवर्सिटी से तो नहीं खुलते हैं। और जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए जैसे आईआईटीज़ वगैरह हो गई, उनमें तो बहुत ऑप्शन रहते हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी मैंने अपने खुद देखे हैं, कई कलीग्स को मतलब पीएचडी करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड हैं वो अभी तक। तो हरियाणा की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में कहूँ कि वहाँ कोई स्किल नहीं सिखाई जाती। अगर हम वहाँ से पढ़ के निकलते भी हैं तो हम कहें कि ज़्यादातर बेरोजगार ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ये सही कह रहे हो मैम आप साहब। पीएचडी के बाद क्या, अगर आप बीटेक में भी देख लो, यूआईटी में जैसे बहुत से कोर्सेज बीटेक में, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, उसमें क्या होता है बच्चे कोई स्किलफुल रहते ही नहीं है। 4 साल बीटेक कर ली, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं तो उन्हें कुछ पता ही नहीं उनके बारे में। पीसीबी बोर्ड क्या होता है उनके बारे में कुछ उनको पता नहीं रहता। जैसे और भी अदर स्ट्रीम में देखें, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में अगर बच्चे हैं तो उनका क्या होता है कि वो बीटेक कर तो ली उन्होंने, लेकिन जॉब के लिए फिर उनको क्या होता है कि अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं वो। कोई फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कोई डाटा साइंस में जा रहा है। तो इस तरह के उनको अलग से कोर्स लेने पड़ते हैं और अलग से फीस देनी पड़ती है। पहले यहाँ पे पहला मोटा पैकेज दे रहे हो फीस का, 60 से 70 हज़ार फीस दे रहे हैं वो,
अलग अलग कोर्स की अलग अलग फीस है, और उसके बावजूद उन्हें 4 साल के बाद एक अलग कोर्स लेके जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसमें भी फिर उन्हें 15,000 20,000 ऐसी जॉब मिलती है। मतलब यहाँ ऐसा कुछ स्किल पे जोर नहीं दे रहा है। और जैसे कुरुक्षेत्र, रोहतक, महेंद्रगढ़, यहाँ के विश्वविद्यालयों में वो ज़्यादातर जवान जाते हैं जिनके माता पिता किसान होते हैं। अमीर तो या तो विदेश चले जाएंगे या फिर दिल्ली की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे। तो क्या ये कल्चर सही मानते हैं यूनिवर्सिटीज़ का भी कि अनस्किल्ड युवा निकलते हैं वहाँ से, बेरोजगारों की एक बड़ी खेप निकलती है? जी मैम, ऐसा तो है ही कि बिल्कुल बड़ी खेप तो निकल ही रही है बेरोजगारों की। बच्चे क्या होता है वहाँ से उठ के आए कि हाँ मैं ये कोर्स करूँगा, इस उम्मीद में आते हैं कि हाँ मैं ये कोर्स करूँगा, मुझे कोई जॉब मिल जाएगी। और देहात के बच्चों को मालूम भी नहीं होता है ना कि 15वीं पढ़ ली, 17वीं पढ़ ली। माता पिता हमारे ऐसा ही सोचते हाँ, हैं। बस वो जैसे वहाँ तो जाता है, क्या होता है कि आप बीटेक भी कर रहे हो तो वो कहते हैं कि अच्छा बीए हो गई अब एमए करेगा, एमटेक को एमए बोल देते हैं, अच्छा बीए एमए कर ली फिर भी अनएम्प्लॉयड है। वो तो वहाँ यही सोचते हैं। बच्चे क्या होता है कि यहाँ आते हैं टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीटेक हो गया, टेक्निकल कोर्स करने के बाद भी स्किलफुल तो है ही नहीं, तो उन्हें जॉब मिलनी नहीं है। वो फिर क्या होता है धीरे धीरे अलग क्षेत्र में चले जाते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, उसकी तैयारी करना करी उन्होंने, बीटेक है। अगर आपको एसएससी में जानी तो आप नॉर्मल बीए कर सकते थे और उसकी भी तैयारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बीटेक करी, उसके बाद भी एसएससी के क्षेत्र में जा रहे हैं। हरियाणा सीटी कर रहा है, हरियाणा सीटी का तो बंटाधार हो रखा है, उससे कोई जॉब मिल नहीं रही है। तो वही बच्चा है कि आता है गाँव से उठ के, वो ये सोच के आता है कि मैं 3-4 साल वहाँ कोई टेक्निकल कोर्स करूँगा और मेरे लिए एक बढ़िया सी जॉब तैयार है। लेकिन मैम ऐसा कुछ होता नहीं है। बच्चे फिर हार थक के या तो कोई 10-12 हज़ार की नौकरी पकड़ लेते हैं, जिनके घर का थोड़ा सिस्टम सही है, जो अपने बच्चे को और खर्चा दे सकते हैं, तो वो कोचिंग करके एसएससी वगैरह की तैयारी करने लग जाते हैं। तो ये हाल है मैम इधर का। भाई आप कौन सी कक्षा के छात्र हैं? मैं डिप्लोमा जर्मन का। जर्मन का? ये जर्मनी यानी सीखते हैं? हाँ, जर्मन सीखता तो थोड़ी बोल के दिखा दो भाई। हूँ। बोलनी तो अभी आई नहीं है इतनी। अच्छा, नहीं आई है बोलनी। तो फिर ऐसे क्या क्या सीख चुके हैं तो अभी तक? अभी तो बस स्टार्टिंग ही हुई है, क्लास कम लगती हैं, 1 घंटा ही क्लास होती है बस। तो बस थोड़ा बहुत सिखा रखा है कि कैसे बोलते हैं। आपकी रुचि रही है भाषा सीखने में? नहीं, रुचि तो नहीं है, बाकी वो है कि सीखने का चाह था कि जरूर एक लैंग्वेज और सीख लें, इसीलिए एडमिशन लिया था। कौन कौन सी भाषाएं सीख चुके? अभी तो इंग्लिश हिंदी ही आती है। इंग्लिश हिंदी आती हाँ, है? जर्मन अभी सीख रहे हैं। जर्मन अभी सीख रहे हो? हाँ। आप कहाँ से हैं? I'm from Bangladesh. बांग्लादेश। हिंदी मतलब समझ लेते हैं? I understand Hindi, but I struggle to speak it. That's कैसा लगा हरियाणवी कल्चर, हरियाणा के लोग, हरियाणा के आपको? it. Okay, I cannot give any comment on this because this is the first time that out of my country. Okay, and whenever you encounter any foreign culture, it is going to strike your cultural values and cultural background. So it is the very first time that I am in a foreign culture. So if I go some other where again, only I can then give a review. So if you see, whenever you come from your country to another country, you are going to face some problems. It's simple as that, and I take it very normally because people in every region, they have their own cultures, their own values, own ethics. Yeah, that is the thing that I will say. आपके दोस्त बने यहाँ? Yeah, I have so many friends here. तो उनसे इंग्लिश में बात करते, हिंदी में, हरियाणवी में? Okay, most of the time I speak in English with them, but some of them are very weak in English. So at that time I use my broken Hindi with them. That's it. आपको समझ आया जो बोले ये? आया, आया? घड़ा या मतलब ठीक ठाक था? सारा समझ में आता है। सारा समझ में आया। तो आपके दोस्त मतलब सारे हरियाणा के ही हैं? Yeah, most of my friends are from Haryana. पढ़ाई कैसी चल रही? Here, yeah, it's going good. वहाँ से बेहतर है? Okay, from the university that I come, I will not say Kurukshetra is better. I will say okay, somewhat equal. घर जाना कब होगा आपका? After the course, I guess in July or August in next year, in 2025. क्या फर्क मानते हैं वहाँ की पढ़ाई में, यहाँ की पढ़ाई में? कोई अंतर दिखा? Okay, one of the biggest differences that I have seen here, between India and Bangladesh is when we are 18, both Indians and Bangladeshis, we complete our class 12. But Indians, by the time they are 21 they complete their bachelors. By the time they are 23, they complete their masters. But in Bangladesh, even if you complete your class 12 in 18, when you are 18, it takes 5 or 6 years more around to complete your bachelors. So by the time we finish our bachelors, we are 23 or 24. By that time, Indians complete their masters. So that is one of the things that I will say Bangladesh can adopt from India. दोस्त आप कौन सी क्लास में है? मैं जी फाइन आर्ट्स के लिए बैचलर 4th ईयर से जी। तो रोज़गार को लेके क्या सोचते हैं? यहाँ से जब निकलेंगे तो रोज़गार मिल जाएगा? हाँ जी, मेरे पास जी फाइन आर्ट्स स्ट्रीम है जो उसमें 10वीं तक ड्राइंग होती है जी। यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है जी फाइन आर्ट्स का। हरियाणा लेवल पे द बेस्ट यूनिवर्सिटी है जी फाइन आर्ट डिपार्टमेंट, जिसमें अलग अलग मैम जैसे पेंटिंग
बनाते हैं, जैसे स्कल्पचर जो मूर्तिकला बनाते हैं। अप्लाइड आर्ट में चले जाते हैं, जो डिजिटल पेंटिंग होती है मैम, उसमें बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं मैम बच्चे यहाँ पे। तो मतलब फाइन आर्ट्स का आप मानते हैं कि रोजगार है इस क्षेत्र में, जो आपकी स्किल है वो आपको खर्चा पानी मतलब जुटाते रहेंगे उम्र भर। जैसे फाइन आर्ट्स पेंटिंग में बच्चे मैम जैसे पोर्ट्रेट बनाने में चले जाते हैं, आपके जैसे आप बैठे हो आपका पोर्ट्रेट बना देते हैं डिट्टो, बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं मैम। अच्छा आर्ट वर्क है फाइन आर्ट की फील्ड में हरियाणा में, ठीक है मैम। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट में लेके। आप दोस्त आप बताएं ज़रा अपने बारे में, कहाँ से हैं? राम राम जी। मैम मैं ललित कला विभाग का मास्टर्स का लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। भाई ने कहा कि रोज़गार फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में स्किल है, और जो नए बच्चे आ रहे हैं वो स्किल का सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जो 19 के बाद के बैच आए हैं वो डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हो गया है, बच्चे इंस्टाग्राम यूट्यूब इसकी चीज़ें वो ना, हम जैसे कि हम जो 19 से पहले के बैच हैं हमारे सीनियर थे, हम यहाँ बैठ के लाइव स्केचिंग करते हैं, अगर उनको बताएं तो चीज़ें होती हैं। हमारा स्टाफ है बहुत स्पोर्टिव स्टाफ है। और मेन बात है रोज़गार की, रोज़गार हमारे जैसे कि हम रत्नावाली आ रही है, रत्नावाली में हमारे बच्चे कम से कम भी 10-10 हज़ार 3-3 दिन में कमा लेते हैं। गीता जयंती आएगी, एक एक बच्चा जिसको स्किल का पता है कि कैसे कमाना है उसको, अगर उसको काम की नॉलेज है 50-60 हज़ार 10-10 15-15 दिन में उठाएंगे। और बात रही गवर्नमेंट जॉब की, जैसे कि अभी हम अटेंडिंग जॉब है, हमारा अटेंडिंग कोर्स है जो 4 साल की डिग्री होती है, 9 से 5 काम करते हैं। समस्या ये आ रही है कि हम AICTE से अप्रूव्ड नहीं है। जो जींद यूनिवर्सिटी अभी खुली है वो AICTE से अप्रूव्ड है। उसका क्या फ़ायदा है, उनको बीएड करने की ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ से निकलेंगे हमें 2 साल और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। और एक समस्या और आ रही है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइन का जो कोर्स है वो सारे अटेंडिंग कोर्स हैं, और हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है, जिनको फाइन आर्ट में जो वैकेंसी बहुत सारी हैं, ऑप्शन है बहुत सारे, आप निकलो तैयारी करो आराम से लग जाओगे। पर ये और कि आज जॉब की होड़ में कोई भी जैसे कि नॉन अटेंडिंग कर रहा है, यूपी से कर रहा है, हरियाणा में अलग अलग जो पैसे के प्रलोभन में बच्चों को हमारा रोज़गार खा रहे हैं। वो क्या हो रहा है कि नॉन अटेंडिंग करते हैं और डायरेक्ट जॉब लग जाते हैं बिना मेहनत किए। हम यहाँ पे एक साल में 10-10 हज़ार स्केचिंग करते हैं, उनको स्केचिंग की नॉलेज नहीं है। कुछ समय पहले हमने मुहिम स्टार्ट की थी, क्योंकि पलवल के अंदर पोस्ट निकाल ली, उसमें MA ऐड कर दिया। MA और MFA दोनों अलग हैं, पर जो हम उनके साथ है जो रेगुलर कर रहे हैं, अगर वो रेगुलर नहीं कर रहे तो हम उसके सख्त खिलाफ हैं। इसके बिहाफ पे हमने ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से हमने हरियाणा सरकार को, मतलब 10 साल से हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी BEd हट जाए, और हमें जो हमारी टेक्निकल डिग्री में आती है, हमारे टीचर हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे गुरुचरण सर हैं जो हमारे अभी चेयरमैन हैं, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारी BEd हट जाए और हम डायरेक्ट जॉब लग सके, हम डायरेक्ट एस्टेट दे सके। मेन समस्या हमारी यही है कि हमारा रोज़गार का जो समस्या है, जो नॉन अटेंडिंग कोर्स है ये बंद हो, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा जैसे नॉन अटेंडिंग अभी हम डिग्री कर लेते हैं या नॉन अटेंडिंग एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हैं। एडिशनल में क्या होता है मैम, हम 4 साल कर रहे हैं, वो 1 साल करके डायरेक्ट जॉब पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता स्किल कैसे करने हैं। हमारे बच्चे बेरोज़गार रहते हैं, वो क्या होता है फिर प्राइवेट की तरफ भागते हैं। जो जिनको नॉलेज है, जिनके पास दिमाग है, या फिर जिसको बोलते नहीं कि चालू बंदा, वो क्या करते हैं, हमारे वाले बच्चों को हज़ार में पर डे पे रखते हैं। एक किस्म से आर्टिस्टों का भी शोषण ही हो रहा है। यूनिवर्सिटी में अभी रत्नावाली में काम आएगा तो क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी ही खुद बाहर के बंदों को काम दे देगी। अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट के बच्चे कैपेबल हैं तो हमें काम दो, हम काम कर सकते हैं, हमें जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले हमें पैसे दो। इस तरह क्या होगा कि बच्चों भी आगे काम बढ़ेंगे, और वो क्या बोलते हैं फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा, और मतलब कि मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट सबसे महंगा कोर्स है, मतलब कि अगर हम और हरियाणा के फाइन आर्ट की बात करें, यहाँ पे 40 से 50 हज़ार फीस है, और हमारा जो खर्चा है वो एक महीने का 10-10 15-15 हज़ार खर्चा है। एक मैं सोचता हूँ कि हमारे माँ बाप कैसे करके देते हैं, 15 हज़ार ख़त्म हो गए, नेक्स्ट मंथ सामान लाने, अगर आपका कैनवस ख़त्म हो गया तो कलर रह गए, कलर ख़त्म हो गए तो कैनवस रह गए, मतलब ये चीज़ ये सर्कल चलता रहता है। और सबसे बड़ी समस्या बड़े भाई अभी बोल के गए हैं कि आउटसाइडर हमारे स्टूडेंट लड़कियाँ, हम कुरुक्षेत्र को एक मानते हैं लड़कियों के लिए सेफ़ है, पर हमारे जो डिपार्टमेंट की लड़कियाँ पहले स्केचिंग करने आती थी, निडर होके हम एक यूनिवर्सिटी में एक बात बोली जाती है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट पूरी यूनिवर्सिटी से 10 साल लग गया है, सोच में, कपड़ों में, हर चीज़ में, मतलब कि जो सोचने का नज़रिया होता है हर चीज़ का,
यहाँ स्केचिंग कर रहे हैं, 2 बच्चे आएंगे, उसको स्ट्रोक करना स्टार्ट कर देंगे, फिर उनको तंग करेंगे, हमने पोर्ट्रेट बनवाना है, इसलिए बच्चे भी यहाँ पे काम करना बंद कर गए हैं। और रात को जैसे कि पर्सनली इशू निकालने के लिए स्कल्पचर तोड़ दिए, यूनिवर्सिटी का नुकसान कर रहे हैं बच्चे। और मतलब कि हम ये नहीं कहते कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पर मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि जो लड़कियों को टॉर्चर होता है स्केचिंग करने। अब मैं अकेला बैठा हूँ, हमारे यहाँ पे जब हम स्केचिंग करते थे 19 में, मेरे सीनियर दी बेस्ट, यहाँ पूरी भीड़ होती थी, हमें दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं होती, हम बैठे बैठे काम कर लेते थे। और वही आपको दोबारा फेक मुद्दे को और बताऊंगा कि वही चीज़ें जो हमारा नॉन अटेंडिंग और डिस्टेंस वाला, अगर इस पे आपके चैनल के माध्यम से इस पे पर थोड़ा प्रकाश लाया जाए, जो आगे आने वाली गवर्नमेंट है इस पे थोड़ा प्रकाश डाले कि हमारे पे इसको AICTE से अप्रूव करवाए और आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करके साथ ही साथ उनको एक रोज़गार का माध्यम भी मिले। और जो नॉन अटेंडिंग लगे हुए हैं आज भी, जो थ्योरी के माध्यम से लगे हुए हैं, वो उनको थोड़ा या तो हम ये नहीं बोल रहे कि उनको बेरोज़गार करो, उनको और हमारे कंपटीशन करवा के या तो उनको पे स्केल कम करो या हमारे ऐड करो। ये बहुत ही सरासर सरकार के द्वारा नाइंसाफ़ी हो रही है। ना तो उनके पोर्टफोलियो चेक करे जा रहे हैं, ना उनका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जा रहा है। अभी हमने 1000-1500 एक डिजिटल फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अभी हमने एक मुहिम चलाई थी, जिसमें मेरे को मतलब कि पर्सनली मैसेज, तू क्यों कर रहा है, तेरे को क्या टेंशन है। पर्सनली मेरे को ये भी याद है कि तू करेगा तेरे तो ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, तेरे नंबर काट ले जाएंगे, तेरे को आगे जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि मैम किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर हम यही सोच के बैठ गए तो हमारा मेरा नहीं, आने वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे जूनियर हैं, हर साल मैम 300 बच्चे, मतलब मेरे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनल 300 बच्चे, हर साल 100 बच्चे निकलते हैं। तो इस 19 तक कम से कम 500 बच्चे निकले। मैम 500 बच्चे का जो भविष्य है वो हरियाणा सरकार के हाथ में है। वो एक्स्ट्रा पैसे लगा रहे हैं मैम, किसी के माँ बाप नहीं पे कर सकते, किसी के पे कर सकते हैं। अभी भी नॉन अटेंडिंग वाला सीन चला हुआ है इधर। और मैं आपके चैनल के यही माध्यम से यही कहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट के बच्चों को सपोर्ट करो, आप काम दो, उनकी कला को कम ना को कि ये तो 2 मिनट का काम है, पेंसिल का काम है। बहुत चीज़ें मैम इसके सुननी पड़ती है। अभी आपने बोला 10 मिनट स्केच बना दे, वो हमारी प्रैक्टिस है, हम 10 मिनट में बना सकते हैं। अब थर्ड पर्सन ये कि ये तो 10 मिनट बना दिया, इसका क्या काम है। उस 10 मिनट के पीछे मेरे 6 साल हैं और 24 घंटे की मेहनत है। हम 18 घंटे काम करते हैं, तब जाके एक रिजल्ट निकल के आता है। अब कहीं बोलते हैं कि पोर्ट्रेट बना दे, तो पेंटिंग नॉट ए पोर्ट्रेट। अब पिक्चर क्लिक करवाओ, हमारा पेंटिंग है अपने मनोभाव का, हम जो पर दिखा रहे हैं। कला समाज का दर्पण ऐसा बोला जाता है, हम वो इशू उठाते हैं जो कोई नहीं उठाता है। हम तो एक छोटा सा काम कर दें, पोर्ट्रेट बनवाने की आपने कही 10 मिनट में, मैं इतना इनसे बात कर देती हूँ, मैं जैसे बातचीत करी पोर्ट्रेट बना देंगे। जी मैम, जरूर बना देंगे। ये टास्क आपके लिए रहा, ठीक है। मैं अभी इनसे बात कर लेती हूँ। जी मैम। जी, आप अब अपने काम पे लगे पोर्ट्रेट बनाने में। ये नया टास्क, नया चैलेंज इनके लिए। अब आप बता दें कि आप कहाँ के हैं। जी मैम, मैं सिरसा से हूँ बेसिकली तो, पर मैं 2019 में मैंने यहाँ BA इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया था। अभी मुझे यहाँ रहते हुए ऑलमोस्ट 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। मेरी मास्टर्स यहाँ से हो चुकी है, बैचलर्स भी मेरी यहाँ से हो चुकी है। तो क्या देखा माहौल यहाँ यूनिवर्सिटीज़ का, कुछ चेंज आया? मैम पोस्ट कोरोना और प्री कोरोना में काफ़ी चेंजेस देखे गए हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोरोना से पहले का टाइम अगर हम देखें तो चीज़ों में बहुत अंतर था। पहले यहाँ भीड़ होती थी पर एक वल्गर भीड़ नहीं थी। यहाँ अगर लोग आते भी थे तो वो आप ये कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ देम वर स्टूडेंट्स। पर अगर हम अब की बात करें, अब आउटसाइडर्स ज़्यादा हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कई इश्यूज़ हैं। उनमें से एक इशू हम मान सकते हैं सिक्योरिटी का भी है। सिक्योरिटी में पहले जितने हमारे सिक्योरिटी पर्सनल थे वो उतने नहीं रहे हैं, मोस्टली रिटायर हो चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं वो भी अपनी ड्यूटी के प्रति आई डोंट नो कि वो उतने उजागर नहीं है या वो करना नहीं चाहते, कोई ऐसा मसला है। यहाँ अगर मान लीजिए कोई लड़ाई हो भी जाती है तो ये होगा कि वो दूर खड़े देखते रहेंगे और देखते रहेंगे जब तक कि किसी के चोट ना लग जाए। चोट लगने के बाद भाग के आएंगे भी चोट लग गई। इससे ये हो सकता था, ये ज़्यादा संभव था कि वो लोग आते बीच में ही रोक देते, उस चीज़ को घटने से पहले रोक सकते थे वो लोग, पर उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। दूसरा, अगर हमारी यूनिवर्सिटी में मसला देखा जाए, जो कि मैं कहता हूँ पहले भी एग्जिस्ट करता था बट अब ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुका है, वो हो चुका है आउटसाइडर्स की गेड़ियों का। कि लड़के आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, उड़दंगबाजी करते हैं, सीटियां मारते हैं, लड़कियों के नंबर मांगते हैं, लड़कियों को उल्टा सीधा बोलते भी हैं। और इसमें ये भी नहीं कि सारे लड़के ही शामिल हैं, कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं, तो इसमें जेंडर बायस भी नहीं आ सकता कि सिर्फ लड़के कर रहे हैं। पर ये सच्चाई है कि उड़दंगबाजी हो रही है यूनिवर्सिटी में। तीसरा जो मसला है हमारा, जो अभी ये कह सकते हैं कि इन्हीं दिनों में हुआ है, जब यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी जब रैली करने आए थे तो हमारे जो यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है उसको
उसके अंदर 4 या पता नहीं 3 हेलीपैड बनाए गए थे, और इन हेलीपैड के लिए जो जगह चुनी गई थी वो थी हमारा यूनिवर्सिटी का ग्राउंड। तो उसके तर्ज पे क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी में हेलीपैड तो बन गए, पर जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड था उसको तोड़ के बनाए गए। यानी अब उनका तो काम था 1 या 2 दिन का कि हेलीकॉप्टर आए, वो जितने भी लोग आने थे वो उतर गए, वो चले गए। अब वो ग्राउंड हमारा वैसे का वैसा ही छोड़ के चले गए, हेलीपैड क्रिएट कर दिए, पर वो ग्राउंड उसके बलि चढ़ गया, वो ग्राउंड तोड़ दिया गया। अब ग्राउंड की कोई जगह नहीं है। जितने स्टूडेंट्स वहाँ खेलने जाते थे या किसी मान लीजिए कोई पुलिस की या किसी भी चीज़ की तैयारी करने जाते थे, उनके पास अब कोई सुविधा नहीं रही है। चौथा हमारा लाइब्रेरी का इशू है। हमारा लाइब्रेरी है, अच्छी है, सिटिंग सब कुछ अच्छा है, बट मसला ये है कि वहाँ वाईफाई नाम की है, बस वाईफाई चलती नहीं है वहाँ। वाईफाई ये जब मान लो अगर कोई शिकायत भी करता है कोई स्टूडेंट, जाके उनको कहता है कि सर हमारी वाईफाई नहीं चल रही, आप कुछ कीजिए, तो वो कहते हैं कोई नहीं हम करवा देंगे, कोई नहीं हम करवा देंगे। ये ठंडे बस्ते में डाली जा रही है इतने समय से, वाईफाई हमारी चलती नहीं। ये आउटसाइडर वाला भी इशू है, सिक्योरिटी वाला मैंने आपको बता ही दिया। ऐसे करके जो नॉर्मल 3-4 इश्यूज़ तो हमारी यूनिवर्सिटी में है ही हैं। उसके अलावा स्टडी के मामले में अगर बात की जाए तो मैं ये मानूंगा कि मैंने 5 साल में देखा है कि स्टडी में चलो कोई कमी नहीं है, यहाँ जो फैकल्टी है वो अपनी तरफ से पूरा दे रही हैं, आगे स्टूडेंट्स पे है कि वो अपना क्या कर रहे हैं। तो मेरा तो स्टडी के मामले में तो इतना ही कहना है कि बच्चों पे है ये चीज़। तो एकेडमिकली देखा जाए तो अभी यूनिवर्सिटी के पास नैक की तरफ से A++ मिल चुका है, जो पहले A+ ही था। तो ये नहीं कह सकते कि स्टडी या एजुकेशन के मामले में यूनिवर्सिटी पीछे है। यूनिवर्सिटी इन मामलों में शायद हरियाणा में जो टॉप 10 हैं उनमें कहीं स्थान पाती होगी, पर जो दूसरे जो मसले हैं उन पे मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को गौर करना चाहिए। रोजगार यहाँ से जितनी खेप निकलती है क्या सारों को ही मिल पाता है? नहीं मैम, ये तो कहीं भी संभव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जो जितने लोग निकलेंगे सबको रोज़गार मिलेगा। हम सभी को भी देखना पड़ेगा कि भाई हम कितना कमा रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। कमाने का अर्थ मेरा पैसे से नहीं है, कमाने का अर्थ है कि स्किल सेट हमने कितना डेवलप किया है। यहाँ मसला क्या है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, भीड़ की भीड़ आ रही है। मुझे याद है जब मेरा एडमिशन हुआ था, मेरी जो पर्टिकुलर कोर्स था उसमें 40 सीटें थी और उसके अंदर एप्लीकेशन आ रखी थी 470 समथिंग, और उसमें 40 का सिलेक्शन हो गया। बाकी जितने ही बचे, वो चाहे 430 बचे या कुछ थे, वो घर चले गए। अब हमारे 40 में भी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनमें से मान लीजिए 10 पढ़ने वाले थे, 30 वो पीछे जो नंबर उन्होंने पाए थे उनकी वजह से उनका एडमिशन हो गया। अब वो 10 पढ़ने वालों में से कोई 1 या 2 ऐसा बच्चा होंगे जिनका स्किल सेट बहुत अच्छा डेवलप हो रखा है या जिनके पास प्रावेश है अपनी लेवल की, तो वो लोग तो रोज़गार पाएंगे। बाकी जो मेरे जैसे या कुछ और मेरे भाई बंधु हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब्स ही करनी पड़ेंगी। रोज़गार का तो ये कह सकते हैं मैम कि रोज़गार बंदे पे खुद पे डिपेंड करता है। और दूसरी ये भी बात है कि हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि सरकार को चाहिए कि वो ध्यान दे इस तरफ कि जो अगर मान लीजिए आपको पता है कि भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो भीड़ को संभालने की जिम्मेवारी भी सरकार की है। हमने सरकार को वोट दिए हैं, हमने चाहा है कि वे सरकार हमारे लिए जनरेट करे, रोज़गार जनरेट करे। अगर रोज़गार जनरेट नहीं कर सकती तो कम से कम इतना हमारे लिए कर दिया जाए कि हम अपना रोज़गार खुद कमा पाएँ। हमें ये ना हो कि आज यहाँ देख लीजिए कुरुक्षेत्र, जो मतलब मैं तो वैसे सिरसा से बिलोंग करता हूँ, हमारी साइड इतना चलो नहीं है। कुरुक्षेत्र में मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग अब्रोड। उन सब का ये हो रखा है कि आज के जो युवा हैं सभी विदेश जाए जा रहे हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि विदेश क्यों जा रहे हो, तो उनका एक ही कहना होता है कि भाई यहाँ हमारी फैमिली है पर यहाँ पैसा नहीं है, वहाँ पैसा है तो हमारी फैमिली नहीं है। तो वो दोनों तरफ से दुखी हो रहे हैं। ये दुख अपना दुख कह लीजिए या कोई रोज़गार की कमी कह लीजिए, इनकी वजह से उनको यहाँ छोड़ के जाना पड़ रहा है। और यहाँ कई गाँव तो ऐसे हैं जो पूरे पूरे खाली हो चुके हैं, जहाँ लोग हैं ही नहीं, जहाँ बस बुजुर्ग बैठे हैं। अगर बुजुर्ग नहीं है तो उनके घर के केयर टेकर्स बोल सकते हैं, जो भी शायद यहाँ हरियाणा से नहीं है, यूपी बिहार से जो बचे हुए लोग हैं वो यहाँ बेचारे घर संभाल रहे हैं, और फैमिलीज़ जो हैं वो पूरी पूरी बाहर बैठी हुई हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मैं कहूँगा पूरे समाज को ये चाहिए कि सरकार के आगे या जो भी हमारा प्रशासन है, जो भी हमारी वो क्षमता है जो इस चीज़ को संभाल सकती है, उनसे आग्रह किया जाए या कुछ भी किया जाए कि भाई हमारे लिए यहाँ रोज़गार जनरेट करवाएं। रोज़गार जनरेट नहीं करवा सकते तो कोई ऐसी सिचुएशन जरूर क्रिएट करें जिससे कि बच्चों को बाहर ना भागना पड़े। एक मेरा सवाल ये भी है कि जैसे हम आज का यूथ जो है सोशल मीडिया बड़ा इस्तेमाल करता है ना, और सोशल मीडिया पे मैं यहाँ पे देखती हूँ कि बड़ा, मैं कहूँ कि जातीय फैक्टर भी यहाँ पे बड़ा दिखता है। तो उसकी यूनिवर्सिटी में शायद ही मैंने मेरे कॉलेज में ऐसा देखा होगा कि हमने किसी से किसी की जाति पूछी हो, किसी से किसी का धर्म देखा हो, है ना। ये शायद आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे ना, बहुत सारी रील्स होंगी। हालांकि मैं कहूँ कि ये चलो ठीक है, अच्छी बात है ना, लेकिन ऐसा क्यों है, किस तरह से मैं कहूँ कि समाज भी बदलता जा रहा है? मैम अगर जाति की बात की जाए तो मुझे हरिशंकर प्रसाद जी का एक वो निबंध याद आता है। उसमें उन्होंने एक लाइन यूज़ की, उन्होंने कहा कि जाति है कि जाति नहीं। जाति एक ऐसी चीज़ है जो जा नहीं सकती। उन्होंने फिर उसके 2 उदाहरण दिए। वो कहते हैं कि
जाति पे गौरव करना एक अलग चीज़ है, अपनी जाति को बड़ा मानना एक अलग चीज़ है। आप किसी पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करते हो, आपकी एक हिस्ट्री है, एक रिच हिस्ट्री है, तो आप उस पर गौरव कीजिए। आप गौरव कीजिए, आप अपनी रिच हिस्ट्री पे गौरव कीजिए, आप अपनी महानता पे गौरव कीजिए, अच्छी बात है। पर आप जब ये समझने लगते हो कि आप किसी भी लेवल में किसी से ऊपर हो और दूसरा आपसे नीचे है, तो वहाँ जाति का खेल आ जाता है। वो जो हरिशंकर प्रसाई जो बात कर रहे हैं वो वही वाली बात है कि जो जाति जाननी चाहिए वो वाली नहीं जा रही हमारे लोगों में। हरियाणा में आप चाहे आप ये देख लीजिए, गवर्नमेंट का हिसाब देख लीजिए, गवर्नमेंट में भी ये है कि हमारे जातीय समीकरण देखे जाते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर एक पर्टिकुलर कास्ट एक बड़े लेवल पे है तो वहाँ उसी जाति या उसी बिरादरी का एक व्यक्ति खड़ा किया जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर कास्ट किसी जगह कम है तो उनकी गिनती कम की जाएगी। हरियाणा में एक टाइम ऐसा रहा है, शायद अब भी वो ऐसा ही टाइम मानूंगा मैं, ऐसा टाइम रहा है कि जाट वर्सेस नॉन जाट या गैर जाट ऐसा रहा है, अब भी स्टिल वही चल रहा है। जिस समय हाँ यूनिवर्सिटी में ऐसा ज़रूर है कि स्टूडेंट्स बैठते हैं, कोई किसी से जाति नहीं पूछता। हो सकता है ये भाई मेरे साथ काफ़ी समय से हैं, वो भाई साथ काफ़ी समय से, हम नहीं पूछते कि भाई तेरी जात क्या है। और अगर जाति पता भी है तो हमें ये नहीं है कि मैं नीचा हूँ या ये ऊपर है, या ये ऊपर है या मैं नीचा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। बात क्या होती है मैम, जब बाहर चला जाता है, जब तक वो विद्यार्थी है तब तक उसके लिए मसला नहीं है। जब वो समाज बन जाता है तब दिक्कत आती है। वो समाज में बनने के बाद उसके लिए संभावना ऐसी बन जाती है कि यार ये व्यक्ति तो नीची जात का है या ये व्यक्ति तो ऊंची जात का है। हमारा एक मित्र है, अभी थोड़े दिन पहले उसके घर में कोई प्रोग्राम था, हम चले गए तो कोई हमें पता भी नहीं वो किस बिरादरी का है। हम खा पी के अपने आनंद से आ गए, कोई पता नहीं। बहुत टाइम बाद हमें पता चलता है कि वो फलां जाति का है। तो हो चाहे वो फलां जाति का, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस भाई को हमने कभी फील नहीं होने दिया, ना उस भाई ने हमें कभी फील होने दिया कि हमारी कोई जाति नीची है या ऊंची है। तो मैम जाति की बात तो मैं ये कहता हूँ कि समाज बनाता है जातियों को। स्टूडेंट लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा, एटलीस्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भाई इस बात पे लड़ रहा हो कि यार इसने मुझे छोटी जात का बोल दिया। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं ये मैम। मैंने भी नहीं देखा। और सवाल मैंने इसलिए पूछा कि क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, रील्स वगैरह स्क्रॉल करके, कि आज का यूथ और सारे यूथ जवान से आपको मिलेंगे, लड़के लड़कियां सब लोग। तो ये मैं कहूँ कि ये बड़ा मतलब सोचने का विषय है ये भी। नहीं मैम, फिर वही बात आ गई ना, सोशल मीडिया मैंने पहले भी कही कि गौरव करना एक अलग चीज़ है। आप अपनी गाड़ी के पीछे अपनी जाति लिखवा रहे हो, अगर आपको गौरव है अपनी गाड़ी पे क्या जाति पे, अगर आपको गौरव है कि भाई मैं यादव हूँ, मैं जाट हूँ, वो अच्छी बात है। पर आप उसकी तर्ज पे किसी दूसरे व्यक्ति को ये फील करवाना चाहते हो कि भाई मैं तो जाट हूँ और तू गैर जाट है या तू छोटा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को मानता है कि मैं बड़ी जाति का हूँ या छोटी जाति का हूँ। अब यही चीज़ें आप देख लीजिए, जो जाति हरियाणा में जनरल में आ रही है, हो सकता है वो छत्तीसगढ़ में जाके BC में आ रही है। जो जाति हमारे हरियाणा में SC में है, हो सकता है वो किसी और स्टेट में जाके BC में आ जाए। तो आप जाति को ऊपर नीचे कैसे करोगे? कोई संभव ही नहीं है कोई डिसाइड करना। सोशल मीडिया में दिक्कत पता है क्या हुई है? सोशल मीडिया पे मसला ये क्रिएट हुआ है कि सोशल मीडिया ने एक हवा बना दिया जाति का। ऐसे ही गाने बनने लगे हैं जो एक जाति सूचक हैं, जाति के वो प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से। दूसरे उन गानों से प्रभावित होकर आज का जो युवा है या जो आज की जनरेशन है वो उनसे प्रभावित होकर उनके ऊपर रील्स वगैरह बनाने लगी है। और उस रील के दौरान वो ये नहीं देख पाते कि उस रील, अब मान लीजिए मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक गाना आता है जो एक पर्टिकुलर जाति को प्रमोट करता है, उसी गाने की तर्ज पे कोई अगर मान लो एक ऐसी कास्ट जिसको ये माना जाता है कि छोटी कास्ट है, उसी तर्ज पे अगर कोई गाना निकाल देता है तो नीचे आपको पता है आपत्तिजनक सूची, आपत्तिजनक शब्द बहुत मैं आएंगे। कहूँ कि उस मखौल उड़ाया जाएगा, मखौल उड़ाया उसको बताया जाएगा कि तुम काबिल नहीं हो, उनको महसूस कराया जाएगा। हाँ। अब मुझे खुद को याद है, एक गाना आया था थोड़े समय पहले, तो वो गाना किसी एक अच्छे सिंगर ने गाया था तो वो चल पड़ा। पर वो एक पर्टिकुलर एक कास्ट से बिलोंग करता था और वो ये था कि भाई चौधर के रिगार्डिंग कोई गाना था, वो अच्छा चला, लोगों ने पसंद किया। जो गैर उस बिरादरी से बिलोंग भी नहीं करते उन्होंने पसंद किया, अच्छा सुना, सब कुछ अच्छा चला। पर उसी गाने की तर्ज पे जब एक और व्यक्ति ने गाना निकाला जो शायद हो सकता है उस गांव का सरपंच भी रहा हो, तो उसके पास चौधर तो आई है, सच्चाई है ये। पर दिक्कत क्या हुई, उस गाने को लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो उस बिरादरी से हो, लोगों की खाल ढोते रहे हो, तुम लोगों की औकात क्या है, तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसे गाने गाने की। इवन उनकी खुद की बिरादरी के लोग नीचे खुद कमेंट कर रहे हैं कि भाई तूने हमारी जाति की बदनामी की है। उनकी खुद की बिरादरी के लोग कह रहे हैं कि भाई हम उनके बराबर नहीं हो सकते, तुम लोग हमारी बेइज्जती करवा रहे हो उनके द्वारा, उनके गानों पे तर्ज बना के। तो ये चीज़ें मैम चलती आई हैं और समाज में मुझे लगता है जब तक समाज रहेगा ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली। हाँ, एक समय ऐसा आ सकता है अगर जिस दिन इंसान की सोच बदल गई
जिस दिन इंसान ने अपने आप को एक पर्टिकुलर कास्ट से बांधने के बजाय अपने आप को इंसानियत से बांधना शुरू कर दिया, मुझे लगता है उस दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि समाज में बदलाव आ रहा है। आज हम नहीं बात करें, हो सकता है कल को हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, हम भी अब बच्चों को ये सिखाएंगे भाई नहीं ऐसी चीज़ें हमने नहीं करनी। पर जो हमारी पुरानी जनरेशन, हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ तो सारी उम्र चलता रहा है, उनकी सोशल कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि वो उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो सोशल मीडिया का कह लीजिए, समाज का कह लीजिए, ये तो असर है ही हम पे। आपकी परवरिश बहुत बेहतरीन हुई है मेरे दोस्त। मैं इतने सारे नौजवानों से मैं मिली हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस विषय पे, शायद मैं कहूँ कि मेरी इस पूरे जर्नलिज्म करियर में इससे बेहतरीन और इस विषय पे बातचीत मैंने किसी से नहीं सुनी। आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई और उनको बहुत सारा नमस्कार मेरी ओर से भी। अब छात्र चुनाव का हम जिक्र कर लेते, क्या होने चाहिए छात्र चुनाव, क्या ज़रूरी है? देखिए मैम, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। अगर हम अपने निकटतम जो हमारे राज्य पड़ते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, निकटतम जो राज्य हैं राजस्थान, पंजाब और दिल्ली, इन तीनों में बहाल है, हमारे चुनाव हो रहे हैं, छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। अगर छात्र संघ के चुनावों की हम पॉजिटिविटी देखें, पॉजिटिविटी में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि मान लीजिए एक शाखा तैयार हो गई, जिसका एक प्रेसिडेंट है जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा स्टूडेंट्स का। हर यूनिवर्सिटी में एक DSW भी होता है, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। अब कहने को DSW होता है, जिसको हम ये मानते हैं कि वो प्रशासन के अंदर स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है, पर असल में पता है क्या होता है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो स्टूडेंट्स के अंदर प्रशासन का रिप्रेजेंटेटिव बन के बात करता है। आज से लगभग 1.5 या 2 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें ये था कि हम चाहते थे कि हमारा जो DSW है वो आगे जाके ये रिप्रेजेंट करे कि स्टूडेंट्स की ये मांग है, प्रशासन को बताए। हो वहाँ क्या रहा था, हम सारे बैठे थे भीड़ करके, सारा जो तंग होके सारी दोपहरी हम बैठे रहे। वो हमें आके प्रशासन की मांगे बता रहा है, प्रशासन का बता रहा है कि भाई प्रशासन क्या चाहता है। वो प्रशासन को जाके नहीं बता रहा कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। अब मैं ये मानता हूँ कि अगर वो हमारा जो ये आप कह रहे हो कि छात्र संघ के चुनाव हों, तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होगा, हमारे पास एक डोमेन क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर हम हमारे बंदों को बिठा सकते हैं, जो लोग जाके ये बात कह सकते हैं कि भाई देखो हमारे बच्चे ये मांग रहे हैं, सॉरी बच्चा बोल रहा हूँ पर स्टूडेंट्स कहने चाहिए मुझे, स्टूडेंट्स हमारी ये चीज़ मांग रहे हैं और प्रशासन को इस तरफ गौर करना चाहिए। अब ये तो है इसका पॉजिटिव, जैसे डूसू ले लीजिए या पंजाब यूनिवर्सिटी में ले लीजिए या राजस्थान यूनिवर्सिटी में, कि अगर मान लो बच्चों की बातें नहीं सुनी जा रही, तो एक हमारे पास एक शाखा है, हमारे पास एक ब्रांच है जो जाके सीधा लड़ सकती है अथॉरिटी से मांगे मनवा सकती है। जहाँ ये चीज़ें नहीं होती वहाँ मसला ये होता है कि किसी भी स्टूडेंट के पास राइट नहीं रहता। मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मेरा एक पर्सनल बायस है और मुझे कोई चीज़ में एतराज़ है यूनिवर्सिटी में, तो मैं अगर अकेला जाके खड़ा होता हूँ तो मुझे क्या कहेंगे, तू तो फलां पार्टी से है या तू फलां एक सोच को बिलोंग करता है, इसलिए तेरी बात नहीं मानी जाएगी। वहीं अगर मान लीजिए हमारे पास एक राजनीतिक मंच हो, हमारे पास एक अथॉरिटी हो, हमारे पास एक प्रेसिडेंट हो, तो वो हमारे सब की मांगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ वहाँ जाके प्रेजेंट कर सके कि भाई हमारे स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं और ये मांग जायज़ है, तो आप इसको पूरा कीजिए। अब इसका नेगेटिव पार्ट ये देख लीजिए, जहाँ भी राजनीतिक या छात्र चुनाव होते हैं वहाँ मसला क्या रहता है, पैसे लगते हैं पूरे और वहाँ दुश्मनियाँ बनती हैं। 1992 में, जहाँ तक मेरा आइडिया, जहाँ तक मुझे पता है, 1992 में हरियाणा में ये जो छात्र संघ के चुनाव थे ये प्रतिबंधित कर दिए गए थे। इससे पहले होते रहे हैं। 1992 में, कब 1996 में कह रहे हैं जैसे भाई, मुझे 1992 का कहीं से पता लगा था, तो 1996 में कर लीजिए। मेरे फादर साहब की शादी होती है 1998 में, तो मुझे नहीं पता उससे पहले क्या था। मेरे जीवन काल में मैंने हरियाणा में कभी ये चीज़ नहीं देखी। अब मान लीजिए वो होगा, उससे पहले शायद 2014 या पता नहीं 2015 में यहाँ एक डेथ होती है। डेथ कैसे होती है, वो मर्डर था, एक स्पष्ट मर्डर था, उसकी वीडियोस तक अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, मीडिया में अवेलेबल है। उस व्यक्ति का कत्ल इसी कारण हुआ था क्योंकि वो राजनीति किसी पार्टी से बिलोंग करता था, उसने कोई आपत्तिजनक या कुछ भी मान लीजिए कोई बात कह दी थी और जो दूसरे पक्ष के जो लोग थे उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। तो वो चीज़ें भी यहाँ होंगी। अगर आज हम साथी सारे साथ बैठे हैं, कल को यहाँ पार्टियाँ बन गई, तो हो सकता है ये भाई किसी और पार्टी को अपना मानता हो, आदर्श मानता हो, ये व्यक्ति किसी और को मानता हो, मैं किसी और को मानूंगा, तो हमारे अंदर भी फूट पड़ेगी। आज हम साथ बैठे हैं तो हम एक विचार पे ज़रूर लड़ सकते हैं कि भैया यार ये विचार तेरा सही है या नहीं है। हमारे ये नहीं है कि भैया तो फलां पार्टी से बिलोंग करता है तो ये हमारे साथ का नहीं है, ऐसा कुछ है। आज हम एक साथ बैठते हैं, यहाँ ABVP है, चाहे इंसो है, चाहे NSU है, ये हो सकता है हमारे सबके फ्रेंड्स भी म्यूचुअल हैं सबके, पर जब कल को पार्टी बन जाएगी तो आप कितना ही कर लीजिए। आप कहते हैं ना कि अगर मान लो तूफान चल पड़ा तो ये नहीं हो सकता कि आपका घर बीच में नहीं आएगा, वो तो सबके आएंगे। तो मुझे भी किसी ना किसी पार्टी के साथ लगना पड़ेगा और हो सकता है जो मेरा खास मित्र है वो उस पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक ना रखता हो,
तो मेरा और उसके अंदर फूट पड़नी लाजमी है। तो मैम इसके दोनों पहलू हैं, हमें पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा, ये तो देखा जाएगा अभी क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन ज़्यादातर पार्टियां जो हैं, मैं कहूँ कि जो युवा हैं उनको जोड़ती ज़रूर है अपने साथ, चाहे भले ही वो आप चाहे जेजेपी देख लें, है ना, इंसो बनी, इंसो का हमने कितना देखा सोशल मीडिया पे, कितने युवाओं को हमने देखा। और दुष्यंत चौटाला का मैं कहूँ कि जो क्रेज उस समय था, उसका सबसे बड़ा कारण भी मैं ये मानूँ कि यूथ में उनकी पकड़ थी, यूथ की में ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी उनकी। ये तो मैम सच्चाई है। आप जितने भी आज बड़े पदों पे बैठे हुए मंत्रियों को देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत बिल्कुल छोटे लेवल से, यूनिवर्सिटी लेवल से हुई थी। चाहे अशोक तंवर को ले लीजिए, निर्मला सीतारमन को ले लीजिए, शायद मेरे हिसाब से जो हमारे अभी मौके के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब हैं, वो भी शायद मेरे हिसाब से छात्र पॉलिटिक्स से आए थे। तो ये जितने भी है एक मंच तो प्रोवाइड करवाता है। मैंने पहले भी कहा था कि एक पॉजिटिविटी तो है, एक छात्र मंच आपको प्रोवाइड करवा देगा जिसमें आप अपने आप की जितनी भी पॉलिटिकल स्किल्स हैं वो आप डेवलप कर पाओगे। चाणक्य ने कहा था ना कि भाई अगर आपको जीवन में जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं राजनीति से अलग रह जाऊंगा, इसका मतलब वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको मृत्यु की तरफ नहीं बढ़ना, आपको राजनीति में घुसना पड़ेगा। तो अगर आप राजनीति में चाहे जब से कहते हैं ना उच्च स्तर पे रह जाइए या निम्न स्तर पे रह जाइए, राजनीति में आपको रहना पड़ेगा। मेरा भी एक पॉलिटिकल बिलीफ जरूर होगा, हो सकता है मैं साझा ना करूं, पर होता सबका है। अब ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये पार्टियां अपना एक सब पार्ट क्रिएट कर रही हैं। चाहे जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं कि भाई एबीवीपी आरएसएस का संघ का हिस्सा है, पर सभी को पता है कि बड़े बड़े लेवल पे ये बीजेपी का हिस्सा है। उसी तरह एनएसयूआई ले लीजिए, कांग्रेस का हिस्सा है। ये सब क्यों क्रिएट किया गया? ताकि यूथ में पकड़ बनाई जा सके। यूथ में पकड़ बनाई गई, यूथ में पकड़ बन गई तो आपका मतलब आपका वोट बैंक तैयार हो गया। वोट बैंक तैयार हो गया तो इसका मतलब आपकी सरकार बन गई। सरकार बन गई मतलब आपके पास पावर आ गई। सारा खेल है जो आखिर में पावर पे पहुंचता है। सबको पावर चाहिए अंत में, और पावर आपके पास कैसे आएगी? जब आपके पास वोट बैंक होगा। और वोट बैंक कैसे आएगा? वोट बैंक जब आपके पास आएगा जब आपके पास यूथ की पकड़ होगी। तो इसलिए भी ये पार्टियां क्रिएट की जा रही हैं। ये पार्टियां सच्चाई है कि हमें मंच प्रदान कर रही हैं, पर इसका दूसरा भाव ये भी तो है ना कि वही वो पार्टियां आपको मंच तो दे रही हैं, पर कितने व्यक्तियों को दे रही है? एक कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर फाइनेंशियली जो स्टेबल है, जिसके पेरेंट्स या कुछ भी मान लीजिए जिसकी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसको तो मिल सकता है। एक मेरे जैसा नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है, वो बोल अच्छा सकता है पर उसके पास पैसे नहीं है। और जिसके हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसका पैसे हो, जिसको बोलना ना आता हो। एक ऐसा व्यक्ति, अब मान लीजिए अब राजस्थान की बात करें, निर्मल चौधरी है, या राजस्थान में आपने डूसू में जो एक प्रेसिडेंट रहे डेडा करके, वो व्यक्ति तुषार डेडा। अब उनसे जब बात की गई, मतलब मेरे सर्कल में कोई व्यक्ति आया था, निर्मल चौधरी से तो मैं बाकायदा बैठ के मिला भी हूँ, हम कोई कैजुअल बात कर रहे थे, ही सेड कि भाई मैंने इलेक्शन में 2.5 करोड़ लगा दिए। डूसू में भी सुनते इतने इतने करोड़ या इतने लाखों रुपए लगे छोटे से चुनाव में। यानी 2-2 2.5 मैम 2-2.5 करोड़ एक व्यक्ति। अगर आप एक प्रोफेसर को देखते हो, प्रोफेसर अगर मान लीजिए 28 की एज में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करता है, वो मान लीजिए 10, 15 या 18 साल बाद वो एसोसिएट बनेगा, उसके बाद वो प्रोफेसर बनेगा, फिर सीनियर प्रोफेसर बनेगा। अपनी इस 30 या 40 साल की जर्नी के अंदर वो 6 से 7 करोड़ ही अर्न कर पाता है, जिसका हम मानते हैं। और जो 6 से 7 करोड़ ही अर्न कर पाएगा, आप एक तरफ देख रहे हो कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में 2.5 से 3 करोड़ कोई व्यक्ति लगा रहा है, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से रहा है? उसका कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पता भी नहीं लग रहा। मैं ये कह रहा हूँ यूनिवर्सिटियों में जितना ये पैसा आ रहा है, और वो पैसा आप ये भी नहीं कह सकते सारा वाइट का होगा, कुछ ब्लैक का भी वाइट करने के चक्कर में हो रहा है। तो मैम ये पैसा कहाँ से आ रहा है किसी को नहीं पता। इलेक्शंस हो रहे हैं, पैसे आए जा रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं। ये पार्टियाँ जितनी भी खड़ी हो रही हैं, सीधी बात है, जो फाइनेंशियली एबल है, जिसके पेरेंट्स कह लीजिए या किसी भी तरह से मान लीजिए कि उसको फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा है, वही व्यक्ति लड़ सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति तो सिर्फ नारे लगा सकता है हाथ में डंडे लेके। तो वो मैम मैं इसलिए इसके थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ इलेक्शंस के। मैं ये नहीं कहता पूरा अगेंस्ट हूँ, पर मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि ये चीज़ें अगर सुधरें, अगर एक गरीब बच्चे को मौका दिया जाए, अगर उसके अंदर स्किल है उस चीज़ की, राजनीतिक स्किल है, तो उसको मौका दिया जाए। पर ऐसा नहीं होता। यहाँ जातीय समीकरण देखे जाते हैं। आप मोस्टली देखिएगा, मोस्टली ये देखने को आपको मिलेगा कि कोई भी जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें अगर मान लीजिए, अगर मैं एबीवीपी का उदाहरण ले लेता हूँ, क्यों मैं एबीवीपी से जुड़ा रहा हूँ किसी समय में। मैंने एबीवीपी के दौरान जितने साल मैं एबीवीपी के साथ जुड़ा हुआ था, मैंने देखा कि उसमें अगर कोई प्रेसिडेंट बनता था तो एक पर्टिकुलर कास्ट से बनता था, और वो भी सो कॉल्ड अपर कास्ट से हो सकता था, लोअर कास्ट से नहीं हो सकता था। मैंने ये जानने की कोशिश की, मैं को यार क्यों नहीं हो सकता? ये तो नहीं हो सकता कि कोई अगर हम जिसको लोअर कास्ट बोलते हैं उसके पास स्किल नहीं होगी। बोले यार अच्छा नहीं लगता। मैं को भी अच्छा क्यों नहीं लगता, कारण क्या है? बोले यार बस अच्छा नहीं लगता, लोग ये कहते हैं कि भाई फलाने को बना दिया। भाई फलाने को बना दिया, फलाना है कौन? आप कौन हो बताने वाले फलाना कौन है? अगर उसके अंदर अच्छी स्किल है तो वो ले लेगा। मायावती जैसी भी स्त्री है,
जिसने अपनी पावर से, या मैं सॉरी पावर बोल रहा हूँ, स्किल से वो उस लेवल तक पहुंची है, या और भी होंगे, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। मैं हालांकि उनकी सोच से ना इत्तेफाक रखता हूँ, पर मैं उनकी जो क्वालिटी है उस पर मैं बिलीव करता हूँ कि भाई यार ये लोगों ने अपनी योग्यता दिखाई है, अपनी क्षमता दिखाई है, तो और भी दिखा देंगे, पर उनको मंच चाहिए। तो मंच में आज की पार्टियां तो नहीं दे रही, सच्चाई तो ये है। अगर कभी देने वाली आई तो मैं भी इसके पक्ष में खड़ा हूँगा कि पार्टियां भी बननी चाहिए और पार्टियों को मौका दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दोस्त। अभी ये स्केच में देख रही थी, आपको एक टास्क दिया था दोस्त हमने। अरे अच्छा, ये मैं बना दी, वाह। ये 10 मिनट का टास्क मैंने इनको दिया था और इन्होंने मेरा स्केच बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ये बातचीत आपने सुनी दोस्तों, और ये मेरा यहाँ पर पहले ही बातचीत रही। कोशिश करेंगे कि दोबारा फिर हम यहाँ पर आएँ, यहाँ के नौजवानों से आपको और मुखातिब कराएं और बातचीत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए।